वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th। आज जो हमारा चैप्टर है वो ज्योग्राफी का है, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एंड द चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। काफी कॉमन चैप्टर है। कॉमन चैप्टर कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसको 7, 8, 9 सभी में पढ़ते आए हैं और उसी तरह के कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आगे निकल के हम लोग इसमें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को रिसोर्सेज का डेफिनेशन जानना है। व्हाट इज रिसोर्सेज? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट हैं। हमने आप लोगों को नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया है, आप लोग उसको अच्छी तरह से लिखें। बहुत सारे बच्चों के कुछ सवाल थे कि सर प्लीज एक्सप्लेन फ्रेंच रेवोल्यूशन, सर प्लीज एक्सप्लेन ये, प्लीज एक्सप्लेन वो। तो कोई भी चीज तो सीरियल वाइज ही आएगा। अभी मैं अचानक एक लेसन की इस पॉइंट से हिस्ट्री पे चला जाऊं, इकोनॉमिक्स पे चला जाऊं या फिर ज्योग्राफी पे चला जाऊं, सिविक्स पे चला जाऊं तो वो काफी प्रॉब्लम होगा। आप किसी भी चीज को सीरियल वाइज करें और मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें कि हम आपको सीरियल वाइज सभी चीजें बताते जाएंगे। अब बात आती है ये कि कम टू द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। फिर से हम लोग रिसोर्सेज का आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा हुआ होगा। एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी कॉल्ड बाय रिसोर्सेज। वो हर एक चीज जो हमारे जरूरतों को संतुष्टि प्रदान करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, स्रोत कहते हैं। अब इसको रिसोर्सेज जो है ना, इसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल किया जाता है। मतलब हम अपने इसको तकनीक के मदद से इसको हम लोग और आगे आरामदायक उसके उपयोग के लिए बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर हो या फिर कुछ इकोनॉमिकली हो या फिर कुछ कल्चरली हो, उसके आधार पर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके आधार पर उसका प्रयोग कर रहे होते हैं। अब इसमें तो ये हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हर एक व्यू से हमारे लिए जरूरी है। रिसोर्सेज हम लोग जो प्रयोग कर रहे होते हैं वो उसके वैल्यू के आधार पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। किसका सबसे ज्यादा जरूरत है, किसका थोड़ा कम जरूरत है और किसका बहुत कम जरूरत है, लेकिन सभी का एक अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में। इफ द वर्थ ऑफ थिंग इंक्रीज ड्यू टू इट्स मॉडिफिकेशन देन द थिंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हम लोग लगातार उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं उसको, है ना, ताकि वो जो हमारे लिए और ज्यादा अच्छा हो जाए, और ज्यादा अच्छा। हम लोग देखते हैं हर एक चीज को अपडेट करते हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, है ना, तो वो हमको नए फीचर्स देता है। सर से रिसोर्सेज में कुछ ऐसी चीज होती है जिसको अपडेट किया जा सकता है तो वो और अच्छा बन जाता है और उसको अपडेट करके यूज भी करते हैं। अब रिसोर्सेज को अगर हम कहते हैं, रिसोर्सेज इज एक्चुअली अ ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना, फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कि उसको जो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये मानव क्रियाकलाप का एक मतलब फंक्शन है ना, उसके अनुसार चलने का। सो इसमें हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेज हु कैन कन्वर्ट द मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय देम। मतलब मनुष्य क्या करता है ना कि जो रिसोर्सेज उसको उपलब्ध होता है, जो उसको प्राप्त होता है नेचुरल वे, वो उसको अपने हिसाब से यूज करने लायक बना देता है ना। Thus the resources available in the environment are not a free gift of nature। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल हैं पर्यावरण में, वो प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट के तौर पर मतलब कहते हैं, नहीं कहते, क्योंकि जो होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखिए इसमें सीधा आते हैं पॉइंट पर जो है, द रिसोर्सेस इन द एनवायरमेंट सपोर्ट द मैनकाइंड। मानवता को सहारा देने वाला रिसोर्स तो वो किस तरह से मतलब हम लोग का हेल्प करता है। द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड रॉ मटेरियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि कच्चे पदार्थ हम लोग को मिल जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, है ना। इसके साथ साथ एक ऐसा कंडीशन जो हमारे लिए काफी अच्छा हो, जिसमें फेवरेबल ग्रोथ हो, है ना। वो सभी चीजें डेवलपमेंट का कारण बनती है। These are the ways which support the mankind, है ना। Make the natural environment suitable for human beings and other form of life।
रिसोर्सेज की मदद से ही इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स होते हैं वो काफी कंफर्ट जोन में रहते हैं, है ना। उनके इसके इस्तेमाल से वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कंफर्ट जोन का एहसास करते हैं। द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द अवेलेबल रिसोर्सेज इज हेल्पफुल इन मैनी वेज। अब जो स्रोत है उसमें जो विविधताएं हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, वो किस तरह से हमारी मदद करती हैं। बहुत सारे तरीके की मदद करने का उसका। अब हम लोग देखिए आगे ये पॉइंट आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, है ना। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अब आप लोग 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास में तो थोड़ा इसको अपडेट करके ही सीखना होगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आपको नोट्स में मैंने जो प्रोवाइड किया आप उसको भी थोड़ा सा शार्पली पढ़िएगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब ध्यान देते हैं इन चीजों पर कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन हैज चेंज्ड द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इसको बहुत तरह से मतलब यूज करने का तरीका उसके आधार पर बांटते हैं। तो वो यहाँ दिया गया है कि टाइप ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब ये जो हो गया कि जो इसके प्रमुखता जहां पाए जाते हैं उसके आधार पर इसका इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल किस तरह देखिए, बायोटिक रिसोर्स है। आप लोगों ने बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, आप लोग इसको अच्छे से जानेंगे। बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। सबसे पहले बायोटिक का हम छोटा सा आप लोग को इसका जानकारी देते हैं। द लिविंग थिंग इन द बायोस्फीयर सच एज प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, इट इज द बायोटिक रिसोर्सेज। लिविंग थिंग्स को यहाँ पर जो है प्लांट, एनिमल बीइंग्स, तो सबको हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज बोले हैं, है ना। बताया जा रहा है these are capable for reproduction and generally renewable। तो ये प्रजनन की क्षमता होती है लिविंग थिंग्स में, है ना। अबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग्स इन द बायोस्फीयर सच एज लैंड, वाटर, एयर, etc। these are the अबायोटिक, है ना। जैविक और अजैविक। अबायोटिक को लोग क्या कर सकते हैं, अजैविक कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग के उदाहरण है, निर्जीव होने के उदाहरण, तो वो जल है, हवा है और इसके साथ साथ जमीन है। These resources are fixed in amount and can be exhausted। ये काफी फिक्स है, मतलब ये सुनिश्चित है हमारे ऊपर, तो ये समाप्त हो सकता है ना। These are generally non-renewable, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं, जब ये दोबारा बन ही नहीं सकता तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। आप लोग इसको पहले रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के तौर पर जाने हैं। तो अब इसको एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खपत करने की जो दर है, इसको समाप्त करने की दर है, उसके आधार पर बांटे तो निकलेगा क्या चीज, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो भी हमने बताया आपको सेम चीज, है ना। और इसके साथ साथ अब जो है टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। वैसे स्रोतों के प्रकार जो जिसका मतलब एक हक होता है, मालिकाना हक होता है, उसके आधार पर। फर्स्ट वन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज बताते हैं इसके बारे में, देखिए। दीज रिसोर्सेज आर एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। किसी खास व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है या किसी संगठन का एक अधिकार होता है। ऐसे इसका एग्जांपल सच एज फार्मलैंड इन विलेज, है ना, कि कोई गांव में कोई खेत है, उसका कोई मालिक है ना। इस तरह से प्लॉट ऑफ लैंड इन अ सिटी, किसी शहर में जमीन का एक टुकड़ा, या फिर फैक्ट्री हो गया, या फिर प्लांटेशन एरिया हो गया, वाटर इन द वेल्स हो गया। इट इज मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन्ड बाय योर पेरेंट्स। मतलब तो किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के द्वारा कोई चीज उसके अधिकार में होता है, जिस पर उसका मालिकाना हक होता है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, मतलब जिसमें एक मतलब कम्युनिटी का जिस पर अधिकार होता है। तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, वो पब्लिक पार्क्स हो सकता है किसी शहर का, फिर इसके साथ साथ गांव का तालाब, पोखर, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इसको बता सकते हैं। पास्चर लैंड, पास्चर लैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पास्चर लैंड ही मिलेगा, मतलब एक ऐसा जगह जो मतलब जहाँ पर सभी
जो रेडियो होते हैं अपने जानवरों को चढ़ाते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी मतलब एक्सेसिबल होता है। तो उसमें वो लोग जानवरों को ये नहीं कि कोई एक ही वर्ग जाएगा, कोई एक ही खास व्यक्ति, उसमें सब जाकर उसको चढ़ाते हैं। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है ये लोग जानेंगे। दिस रिसोर्सेज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंट्री। यह खासकर किसी देश का इस पर मालिकाना हक होता है। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स गवर्नमेंट, और ये सरकार के हक में है, सरकार के अंडर में रहता है, अधीन में रहता है। दिस इंक्लूड्स मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टेरिटोरियल सी वाटर, इटीसी। अब इसका मतलब समझते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अगर राष्ट्रहित में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे देश की सरकार है, उसके अगर अधीन जो चीजें जिस तरह की रिसोर्सेज आएंगी, नेशनल रिसोर्सेज आएंगी, तो वो क्या क्या है। जंगल है, फिर इसके साथ साथ टेरिटोरियल सी वाटर है, इसके साथ साथ हम लोग वाटर रिसोर्सेज में रखे सभी चीज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज का अगर इसमें ध्यान रखें तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, फिर एयरपोर्ट्स हो गया, कैनल्स हो गया, इसी बहुत सारी चीजें हैं जो नेशनल रिसोर्सेज का हिस्सा बन सकती हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज समझेंगे, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्रोत। These resources are owned by international institutions and can be used by the individual nations or communities after the getting permission from the international institution. ये एक ऐसा स्रोत होता है जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्थान इसका प्रयोग कर सकता है, और इसके साथ साथ उसका जो है वो सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से आग्रह करके परमिशन लेकर के उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। For example, India has the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean beyond the exclusive economic zone (EEZ), which is about 200 km away from the coast. तो इंडिया के बारे में रखते हैं कि इंडिया ने जो है वो मतलब इंडिया हैज द राइट टू माइन मैग्नीज, मतलब कि मैग्नीज की खुदाई के लिए उसने, प्राप्ति के लिए उसने अपने समुद्र के तटीय किनारे से 200 किलोमीटर अंदर जाकर, 200 किलोमीटर और अंदर जाकर अपने देश को छोड़ते हुए, उसके बाद वो उसको प्राप्त करने के लिए उसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ली, और उसको परमिशन मिला। उसके आधार पर ही वो वहां पर जो एक रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन कर सकते हैं ना, जैसे कि उसको बताया गया कि किस तरह से मतलब उसमें कार्य करने का तरीका है कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कौन सा लीगल कौन इलीगल है। उसके आधार पर EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके तहत उसको ये परमिशन मिला होता है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये सब चीजें हैं क्या। पोटेंशियल रिसोर्स जो होता है ये विच कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड आर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर यूज, मतलब कि ये जो है इसको इस तरह के रिसोर्स को खोजा गया और ये पहले से रेडी है इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट फुली डिफाइंड सच एज द विंड एंड द सोलर एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, हवा और सौर ऊर्जा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। The size of the potential resources may change with time and new development in technology. अब बढ़ते समय के अनुसार इसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना। उसके बाद डेवलप रिसोर्सेज which have been explored and their quality and quantity are known, मतलब ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी उसको पता होता है ना, कि उसका क्वालिटी कैसा है और कितनी मात्रा में है वो, ठीक है। अब इसके साथ साथ बताया गया है कि द एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन देयर एक्सेसिबिलिटी, फैसिलिटी एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल किस आधार पर करें, कितना है ना, कैसे इस्तेमाल करना है, और हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है मौजूद है जो उसको इस्तेमाल करने में सहायता कर सकती है। स्टॉक को सीधा भंडारण, ये क्या होता है, द रिसोर्सेज व्हिच कैन पॉसिबली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, है ना, जो संभवतः मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर दे, संतुष्टि प्रदान कर दे। बट द सुटेबल टेक्निक्स आर नॉट अवेलेबल टू रीच देम, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो मतलब जो नहीं होने के कारण ही इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्टॉक्स किसी भी तरह का वो नहीं मिल पाता है मनुष्य को। For example, hydrogen and oxygen in water can be used as a source of energy, but at present it is not possible economically to break water into hydrogen and oxygen on a mass scale.
बहुत बड़ी मात्रा में इसका जो है इसका ब्रेकिंग डाउन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये काफी छोटे स्तर पर होता है। रिजर्व्स, है ना, रिजर्व्स देखिए, द रिसोर्सेज विच आर इन रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड विद द अवेलेबल टेक्निकल नॉलेज। तो ये तो कितना हमारे पास तकनीकी ज्ञान है, उसके आधार पर रिजर्व्स का पता लगा सकते हैं। बट इट इज नॉट नीडेड फॉर द टाइम बीइंग एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। The rivers in the mountainous regions can easily generate hydroelectricity, thus the river is a reserve resources. यहाँ तक जो हो गया पॉइंट। अब इसमें जो हम आगे आप लोगों को ये पॉइंट है रिसोर्सेस एंड प्लानिंग। इसके साथ साथ हम लोग एक आध पॉइंट और है जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर अगले वीडियो क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन आप लोग को जितना बताया गया आप लोग उसको एनसीईआरटी के हेल्प से, एनसीईआरटी के बुक की हेल्प से इसको फिर से एक बार पढ़िएगा, वीडियो देखिए और उसमें समझने का प्रयास कीजिए। और अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नोट्स के साथ, कुछ कंपल्सरी पॉइंट्स के साथ मिलेंगे और आपको आगे इसके बारे में और अच्छे से जानकारी मिलेगी। अपने नॉलेज की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए और बढ़ाने के लिए, शांत नहीं बढ़ाने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक से लो। थैंक यू एंड